हेलो स्टूडेंट, आज अपने नया टॉपिक करेंगे कार्स्ट स्थलाकृति। भूमिगत जल भी अपरदन एवं निक्षेप का महत्वपूर्ण कारक है। भूमिगत जल निम्न क्रियाओं द्वारा अपरदन का कार्य संपन्न करता है: घुलन क्रिया, जल गति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण। यह भूमिगत जल द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सम्मिलित हैं, परंतु इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण घुलन क्रिया है। घुलन क्रिया के संपन्न होने के लिए जल का हल्का अम्लीय होना जरूरी है, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के घुलने के कारण कार्बोनिक अम्ल H2CO3 के निर्माण के कारण होता है। घुलन क्रिया भी सभी शैलों पर समान रूप से नहीं होती। चूना युक्त घुलनशील चट्टानें इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, खड़िया आदि। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा अपरदनात्मक एवं निक्षेपण क्रिया के कारण बने स्थल रूपों को कार्स्ट स्थल रूप कहते हैं। इनका नाम पूर्वी यूगोस्लाविया, अब क्रोएशिया के पूर्वी एड्रियाटिक सागर स्थित कार्स्ट क्षेत्र के नाम पर पड़ा, जहां ऐसी स्थलाकृति विकसित अवस्था में पाई जाती है। यूगोस्लाविया के अलावा यह स्थलाकृतियां दक्षिणी फ्रांस के कासेस क्षेत्र, स्पेन के अंडालूसिया, मेक्सिको के युकाटन, मध्यवर्ती फ्लोरिडा, इंग्लैंड और फ्रांस के चौक क्षेत्र, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, USA में न्यू मैक्सिको का कार्लसवाद क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है। भारत में यह हिमालय क्षेत्र देहरादून के पास, बिहार के रोहताश का पठार, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट, छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र एवं विशाखापट्टनम के पास मिलती हैं। अब अपने टॉपिक करेंगे कार्स्ट स्थलाकृतियों के विकास की आवश्यक दशाएं। चूना युक्त घुलनशील चट्टानों की उपस्थिति और खासकर चूना पत्थर सर्वाधिक उपयुक्त। घनी संधियों एवं भ्रंशयुक्त पतले स्तर वाली चट्टानें। कार्स्ट क्षेत्रों में विस्तृत तथा गहरी घाटियों की उपस्थिति। पर्याप्त वर्षा की उपलब्धता तथा जल का प्रवाहशील होना। अब अपने करेंगे नेक्स्ट अपरदनात्मक स्थल रूप। अपरदनात्मक स्थल रूपों में सबसे पहले अपने करेंगे लैपीज। लैपीज चूना पत्थर के क्षेत्र में, खासकर जहां ऊपरी सतह पर चूना पत्थर के आवरण का विस्तार होता है, वहां विभिन्न रंध्रों के विकास से अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ तथा असमान क्षेत्र बन जाता है। जर्मन भाषा में कैरन्स, अंग्रेजी में क्लिंट, ग्राइकर तथा बोगार तथा फ्रांसीसी भाषा में लैपीज के रूप में जाना जाता है। यह धरातल पर कांटों की तरह निकला हुआ दिख पड़ता है। इसके बाद अपने स्थल रूप पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है घोलरंध्र, जिसको अपने सिंक होल भी कह देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल जब चूने पत्थर के क्षेत्र में प्रवाह होता है तो विशेष प्रकार की आकृति घोलरंध्र को जन्म देता है। सर्वप्रथम ऐसे क्षेत्रों में छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है, जो बाद में चलकर बड़े हो जाते हैं। साधारणतः घोलरंध्र या सिंक होल की चौड़ाई तथा गहराई 3 से 30 मीटर तक आंकी गई है। यह शंक्वाकार दिख पड़ता है। घोलरंध्र के बाद स्थलाकृति बनेगी विलय रंध्र, जिसको अपने स्वेलो होल भी कह देते हैं। यह घोलरंध्र का विस्तृत रूप होता है। जब कभी वर्षा जल चूना पत्थर के क्षेत्र में बार बार और तेजी से अपनी क्रिया करता है तो एक विशिष्ट प्रकार की आकृति विलय रंध्र के रूप में बन जाती है।
यह इतनी बड़ी हो जाती है कि चूना पत्थर के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का संपूर्ण जल इसमें समाहित हो जाता है। इसके बाद स्थलाकृति है डोलाइन। यह बड़े आकार की रंध्र बेलनाकार अथवा कीप आकार में पाई जाती है। इसकी आकृति पर वनस्पति का प्रभाव दिख पड़ता है, क्योंकि अत्यधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में इसकी घाटी चौड़ी एवं छिछली होती है तथा वनस्पति विहीन इलाके में तीव्र ढाल वाली होती है। यह लगभग 30 से 40 फीट चौड़ी तथा 6 से 75 फीट गहरी होती है। यूगोस्लाविया के चूना प्रदेश में इसे डोलिनास तथा डोलाइन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्थलाकृति है ध्वस्त रंध्र। चूना पत्थर के क्षेत्र में कार्बन युक्त जल के प्रवेश से निर्मित डोलाइन आकृतियाँ एक साथ ध्वस्त हो जाती है, जिसे ध्वस्त रंध्र के रूप में जाना जाता है। अगली स्थलाकृति है युवाला। यह स्थलाकृति भी चूना पत्थर के क्षेत्र में कई डोलाइन ध्वस्त होकर एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत बड़े आकार के एक विस्तृत गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे ज्वालास के नाम से जाना जाता है। साधारणतः इसका व्यास 1 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद अगली स्थलाकृति है पोल्जे। यह राजकुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्वाला से भी अधिक विस्तृत गर्त होता है। इसकी तली समतल होती है तथा दीवारें खड़ी होती हैं। इसका क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है। पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत पोल्जे लिब्नो पोल्जे है। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 11 किलोमीटर है। अगली स्थलाकृति अपने पढ़ेंगे पोनार और गुफाएं। पोनार क्या होता है? यह भी बड़े आकार के किनारे वाली आकृति है और एक लंबी सुरंगनुमा होती है। चूना पत्थर के क्षेत्र में सिंक गड्ढों या घोल रंध्रों की अपने बात करें द्वारा जल प्रवेश होकर आंतरिक भाग में कई छिद्रों को मिलाकर एक कर देता है। कभी कभी इन छिद्रों में नदियों का विकास हो जाता है। फ्रांस में इस प्रकार की आकृति को इवेंस कहते हैं। अगला पॉइंट है गुफाएं या कंदरा, जिसे अपने कह देते हैं। चूना पत्थर के क्षेत्र में वर्षा का कार्बन युक्त जल तथा भूमिगत जल जब गुफाओं या कंदराओं का निर्माण करता है, ये गुफाएं अधिकांशतः जल की घुलनशील क्रिया पर निर्भर करती है। यदि जब कभी जल की घुलनशील क्रिया समाप्त हो जाती है तो गुफाओं का निर्माण कार्य भी बंद हो जाता है। अब अपने स्थल रूप करेंगे धंसती निवेशिका। चूना पत्थर के क्षेत्र में घोल क्रिया से चट्टान पर इतने रंध्र विकसित हो जाते हैं कि समस्त भाग एक छलनी की आकृति जैसा हो जाता है। इन छिद्रों से धरातल के ऊपर का बहता जल अंदर प्रवेश कर जाता है। इन छिद्रों से नदी का भी जल नीचे चला जाता है, तो उसे धंसती निवेशिका कहते हैं। अब है पॉइंट अंधी घाटी। चूना पत्थर के क्षेत्र में धरातल पर बहने वाली नदियाँ रंध्रों से प्रवेश कर जाती हैं, तो आगे वाली शेष नदी का भाग शुष्क रहता है। इन घाटियों में वर्षा का जल कभी कभी भर जाता है, इसलिए इस घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। एक पॉइंट है कार्स्ट खिड़की। इस तरह की आकृति का निर्माण चूना पत्थर के क्षेत्र में ही होता है। यह विलयन रंध्र अथवा डोलाइन के ऊपरी भाग के नीचे की ओर धंस जाने से वृद्ध क्षेत्र से होता है। इसका ऊपरी भाग खुला होता है, जिससे भूमिगत जल आसानी से दिखाई देता है। अगली स्थलाकृति अपने करेंगे प्राकृतिक पुल। चूना पत्थर के क्षेत्र में कार्बन युक्त
तथा भूमिगत जल के घुलन क्रिया से अंदर में विस्तृत कंदरा का निर्माण होता है, परंतु ऊपर धरातल धंसता नहीं है, जो एक प्राकृतिक पुल के रूप में दिख पड़ता है। इस प्रकार के पुल का निर्माण चूना पत्थर के क्षेत्र में दो प्रकार की चट्टानों के आधार पर होता है, ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे चूना युक्त चट्टान। अब अपने करेंगे निक्षेपणात्मक स्थल रूप। निक्षेपणात्मक कार्य का निर्धारण क्षेत्र विशेष में तापक्रम की कमी, दबाव की कमी, वाष्पीकरण, रासायनिक क्रिया आदि से निर्धारित होता है। निक्षेपण कार्य से निर्मित मुख्य स्थलाकृतियों में स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट है। इसके अलावा कंदरा स्तंभ, ड्रिपस्टोन और कैलिश के बारे में भी अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें स्टैलेक्टाइट की। स्टैलेक्टाइट क्या होता है? कभी कभी कंदरा का विकास इतना अधिक हो जाता है कि इसका जल भूमिगत जल से मिल जाता है। इसके विपरीत कभी कभी बूंद के रूप में जल नीचे गिरता है। जल में घुले हुए पदार्थों की इतनी मात्रा रहती है कि वह गाढ़ा हो जाता है तथा रह रहकर बूंद के रूप में चूने लगता है और कंदरा के ऊपरी छत का या ऊपरी छत पर लटकता हुआ दिख पड़ता है। लटकते हुए इस भाग को स्टैलेक्टाइट कहते हैं। जो कंदरा की छत से लटकता हुआ दिख पड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट कहते हैं। इसके बाद अगली स्थलाकृति है स्टैलेग्माइट। यह स्टैलेक्टाइट का उल्टा रूप होता है। स्टैलेक्टाइट में क्या होता है? वो छत से लटकता हुआ दिख पड़ता है। इसमें देखो क्या होता है कि यह स्टैलेक्टाइट का उल्टा रूप होता है। जब चूना युक्त जल गुफाओं की छत से टपक टपक कर गिरता है तो गुफा की धरती पर इस चूना युक्त जल से संपूर्ण नमी का वाष्पीकरण हो जाता है और स्तंभ की आकृति में दिख पड़ता है, जिसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। इसमें क्या है कि जो छत से लटक रहा है स्तंभ, ठीक है, उसे तो अपने क्या कहते हैं? स्टैलेक्टाइट। और जो फर्श या ज़मीन पर अपने कहें या उसे फर्श कह सकते हैं, अपने फर्श पर जो ऊपर की ओर उठते हैं स्तंभ, उनको क्या कहते हैं? स्टैलेग्माइट कहते हैं। इसके बाद एक स्थलाकृति है कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ क्या होता है? स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट के मिलने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। कभी कभी स्टैलेक्टाइट का इतना अधिक विकास हो जाता है कि कंदरा के फर्श तक पहुंच जाता है, जिससे कंदरा स्तंभ का निर्माण हो जाता है। आगे स्थलाकृतियां हैं छोटी छोटी सी। ड्रिपस्टोन। निक्षेपण की क्रिया में यह एक विशेष प्रकार की आकृति है। जब गुफा की छत से जल दरार के माध्यम से गिरता है तो गुफा की तली में पर्दे जैसा चूने का स्तंभ निर्मित हो जाता है, जिसे ड्रिपस्टोन कहते हैं। एक स्थलाकृति है इसमें कैलिश। अर्धमरुस्थलीय प्रदेशों में भूमिगत जल छोटे छोटे छिद्रों से रिसता हुआ धरातल पर आ जाता है और अपने साथ घुले हुए खनिज पदार्थों को ऊपर से लाता है और शेष सब जल का वाष्पीकरण हो जाता है। तो खनिज पदार्थ मलबे के साथ जम जाता है। दक्षिणी अमेरिका के चिली तथा पेरू में इस प्रकार की आकृति पाई जाती है।